मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। यानी कि बच्चों, अगर हम बात करें इंग्लिश की तो आप लोग बोल सकते हो इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोगों के द्वारा एक मॉक टेस्ट शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके पुराने जो पेपर पैटर्न है उनके आधार पर तैयार किया गया है। इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो चैनल के साथ नए हैं उन सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस प्रकार की डेली जो लाइव क्लासेस चलाई जाती है रात्रि 9 बजे, उस समय आप सभी को लाइव आ जाना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। चलिए बच्चों, देखिएगा, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो चैनल के साथ अभी अभी जुड़े हैं उन सभी को क्या करना है, जय हिंद लिखकर सबसे पहले अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं। जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश को किस रूप में यूज करते हैं? एक है प्रकाशीय शोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक है फोटो, ध्यान से पढ़िएगा, फोटो पेरियोडिज्म के लिए उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं, फोटोलियासिस के लिए यूज करते हैं। आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं। पादप यानी कि पौधे सूर्य के प्रकाश को किस रूप में यूज करते हैं? पहला विकल्प आपको बताया गया प्रकाशीय शोषण के लिए, बी विकल्प में आपको बताया गया फोटो पेरियोडिज्म के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, और एक डी विकल्प यहाँ पर दिया गया फोटोलियासिस के लिए। चलिए ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे, और सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। लाइव चैट बॉक्स में जाना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, 4 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं सभी पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं, सभी के सभी पौधे प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से सभी पौधे क्या करते हैं, सूर्य की जो एनर्जी है उसको अपने उपयोग में आने वाली एनर्जी के लिए, भोजन के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु को खाते हैं, एक आपको दिया गया है शाकाहारी कहलाते हैं, एक बी आपको कहा गया है मांसाहारी कहला सकते हैं, एक है सर्वाहारी कहलाते हैं, एक बच्चों डी यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं बच्चों, उनको क्या कहा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। एक आपको डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही आंसर की, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आज की जो क्लास है उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु का भक्षण करते हैं वो शाकाहारी नहीं कहलाते हैं, ना ही सर्वाहारी कहलाते हैं, ना ही उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हो ही नहीं सकता जब आपके 2 गलत हो जाते हैं। तो एक आपका ऑप्शन है मांसाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं वो सभी जंतु आपको कौन सी कैटेगरी में रखने होंगे? मांसाहारी जंतुओं की कैटेगरी में रखने होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पर्यावरण जैविक घटक है। पर्यावरण जैविक घटक है। एक आपको दिया गया है शैवाल, एक दिया गया है पेड़, एक आपको दिया गया बैक्टीरिया, एक बच्चों यहाँ पर दिया गया उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन जो जैविक घटक है, अजैविक घटक है, ये अलग अलग ऑप्शनों को चेंज कर बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो सभी बच्चों को अच्छे से तैयार कर लेना है, जैविक घटक भी और अजैविक घटक भी। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को सभी बच्चे। पर्यावरण का जो जैविक घटक है वो किसको कहा गया है? आपके पास जो विकल्प है बच्चों, तो शैवाल भी आपका एक प्रकार का जैविक घटक है, पेड़ पौधे भी एक प्रकार का जैविक घटक है, बैक्टीरिया भी आपका एक जैविक घटक है। तो फिर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी। यहाँ पर बच्चों हम क्या कह सकते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही चीज़ों को हम कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? जैविक घटक की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा हो चुका है,
तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पर्यावरण में तत्वों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर तत्वों का जो चक्रीकरण है उसको क्या कहते हैं? एक आपको दिया गया है रासायनिक चक्र, एक आपको दिया गया है जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र, एक सी आपको बच्चों दिया गया है जैविक चक्र, एक डी दिया गया है भूगर्भीय चक्र। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र कहा जाता है, जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र कहा जाता है, एक सी आपको दिया गया है जैविक चक्र कहा जाता है, एक डी भूगर्भीय चक्र कहा जाता है। चलिए भाई, अरे भाई सभी बच्चों को आप अपनी अटेंडेंस भी सबमिट करानी है और आप अपने आंसर भी सबमिट कराने हैं। चलिए 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 बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। पर्यावरण के अंदर तत्वों का जो चक्रीकरण है उसको क्या कहा जाता है? जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र कहा जाता है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या कहलाता है? आहार जो श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उसके अंदर मनुष्य को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? उत्पादक की कैटेगरी में, आप घटक की कैटेगरी में, उपभोक्ता की कैटेगरी में। एक डी दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आहार श्रृंखला में मनुष्य को कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है? उत्पादक, घटक और उपभोक्ता। एक डी यहाँ पर दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। यहाँ पर आई थिंक आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 सेकंड भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। देखो उत्पादक तो उनको कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। अपघटनकर्ता बैक्टीरिया वगैरह को कहा जाता है जो मृत जीवों को और गले सड़े पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो बच्चों डी आपका यहाँ पर गलत है। तो अब एक ही बचता है उपभोक्ता। मनुष्य को कौन सी कैटेगरी में रखा गया? उपभोक्ता। और उपभोक्ता में भी यदि हम बात करते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में मानव को रखा जाता है। चलिए थोड़ा सा क्लास को और आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सभी बच्चे। प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, ये आपके लिए क्या है ये आप लोगों को बताना है। ऊर्जा का संरक्षण है, एक दिया गया है अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, एक है मिट्टी की ऊपरी परत का उजाड़ना, एक उपरोक्त सभी। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। प्रदूषण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऊर्जा के संरक्षण के रूप में, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति के रूप में, मिट्टी के ऊपरी परत का उजाड़ना, एक डी बच्चों आपको यहां पर दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए भाई 4 सेकंड का समय कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ये आपका पूर्ण रूप से बच्चों यहाँ पर गलत है, तो डी स्वतः ही आपका गलत हो जाता है। सी भी आपका गलत है। यदि हम पर्यावरण में ऐसे पदार्थों को मिक्स कर देते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, जो विषैले हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पोल्यूशन कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। इसलिए बी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए आज की क्लास में अधिकांश बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज की क्लास जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इसको एकदम मीडियम कैटेगरी में रखा गया है। न तो क्वेश्चन को बहुत हाई लेवल का लिया गया है बच्चों, न ही बहुत डाउन लेवल का लिया गया है। एक मीडियम रेंज के क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? ओजोन परत के लिए जो ओजोन दिवस है हम कब मनाते हैं? एक विकल्प है आपके पास 30 जनवरी, एक बी है 21 अप्रैल, एक है 16 सितंबर, एक बच्चों डी आपको दिया गया है 15 दिसंबर। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 21 अप्रैल, 16 सितंबर, एक डी आपको दिया गया 15 दिसंबर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई बहुत ईजी आंसर है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की यहाँ पर हम लोग। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है और डी ऑप्शन भी आपका गलत है।
यदि हम ओजोन डे की बात करते हैं, ओजोन दिवस की बात करते हैं, तो ये सदैव कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूएन के द्वारा घोषित किया गया है और विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये तो बहुत ज़्यादा खास है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी बच्चों, वो कौन सी गैस के कारण हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हुई थी, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड के कारण हुई थी, या एथिल आइसोसिनेट के कारण हुई थी, या मिथेल आइसोसिनेट के कारण हुई थी? शॉर्ट में हम लोग इसको MIC भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण कौन सी गैस का रिसाव था? 1987 के अंदर इंडिया में हमारे भोपाल में एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग जहरीली गैस के छूटने से मारे गए थे। अभी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों के अंदर जहरीली गैस है, लेकिन आपको उस जहरीली गैस का नाम बताना है जिसके रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु उस फैक्ट्री के अंदर हुई थी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। भोपाल गैस त्रासदी का जो मुख्य कारण था बच्चों, वो कौन सी गैस था? तो यहां देखिएगा, ए आपका पूर्ण रूप से गलत है बच्चों, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। MIC गैस के रिसाव के कारण भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका जो मेन रीज़न है वो था MIC गैस का रिसाव। अगर सन आता है तो 1987 आप लोगों को बता देना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किस पदार्थ से जल दूषित होने पर मीना माता रोग हो जाता है? किस पदार्थ से यदि जल दूषित हो जाता है, पानी के अंदर वो पदार्थ मिक्स हो जाता है, तो उस पानी का इस्तेमाल करने से मीना माता रोग हो जाता है। तो बच्चों उसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। एक दिया गया है मिथेल आइसोसिनेट, एक दिया गया है क्रूड तेल, एक दिया गया है मरकुरी क्लोराइड, एक आपको दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट। आपको 4 पदार्थ बताए गए हैं यहाँ पर। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जल में मिक्स करने से, उस जल का उपयोग करने से मीना माता रोग होने की संभावना है? मीना माता रोग में आपकी जो स्किन है उस पर फफूले पड़ जाते हैं और उसका एक तरीके से गलना चालू हो जाती है बॉडी। तो आप लोगों को ये बताना है किसकी वजह से पॉसिबल है। चलिए भाई 4 सेकंड का जो समय आपको दिया गया है वो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं सही आंसर की। मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप सभी को 4 सेकंड ही लेनी है, उसके अंदर आप लोगों को आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो ए आपका बच्चों गलत है, ये आपका बी भी गलत है, सी भी गलत है। यदि पानी के अंदर पारा आ जाता है या पारा मिला दिया जाता है तो उसकी वजह से होने वाली जो बीमारी है बच्चों उसको मीना माता कहा गया है। पारे का जो रासायनिक नाम है वो मरकुरी क्लोराइड है। मरकरी से आप लोगों को ध्यान रख लेना है और इसी के कारण जो है हम लोगों को कौन सा रोग होने की संभावना हो सकती है? मीना माता। बड़ा ही खतरनाक रोग है, एक जानलेवा रोग है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सभी। जल का क्लोरीकरण किया जाता है, जल का क्लोरीकरण किया जाता है गंध हटाने के लिए, घुलित खनिज का अवक्षेपण करने के लिए, पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए, एक आपको दिया गया सलज बनाने के लिए। चलिए जल का क्लोरीकरण यानी कि जब हम पानी को लेते हैं उसके अंदर क्लोरीन की गोली डाल देते हैं तो क्लोरीन की जो टैबलेट है, गोली है, वो क्या प्रभाव डालती है पानी के ऊपर? पानी को शुद्ध करती है, लेकिन मुख्य रूप से वो पानी के अंदर किन चीज़ों को ख़त्म करने का काम करती है? ठीक है, चलिए पहला है गंध हटाने के लिए, एक आपको दिया है घुलित खनिज का अवक्षेपण करने के लिए, सी आपको दिया है पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए, एक सी आपको दिया है सलज बनाने के लिए। तेजी के साथ अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को तेजी से अपने आंसर सबमिट कराने हैं। यहाँ पर अगर हम राइट विकल्प की बात करते हैं तो बच्चों ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। यदि किसी पानी के अंदर क्लोरीन की टैबलेट गोलियां मिलाई जाती है तो उसका कारण है पैथोजन एवं कवक को मारकर उस पानी को पूर्ण रूप से क्या बनाया जा सकता है? शुद्ध बनाया जा सकता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
बीओडी का अर्थ क्या है? जो बीओडी है, अगर हम इसको इन्वायरमेंटल स्टडी से जोड़कर देखते हैं तो इसका अर्थ बच्चों क्या है? एक विकल्प दिया गया है बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड, एक आपको दिया गया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनेटिक डेथ, एक आपको दिया गया है बायोकेमिकल ऑर्गेनेटिक, और एक आपको दिया गया डी फॉर डिमांड। एक बायोकेमिकल ऑर्गेनेटिक, एक आपको दिया गया है डिमांड। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बीओडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? चलिए बच्चों हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रीजन ये है, इसके चारों ही विकल्प यहाँ पर आपको थोड़े से गलत बनाए गए हैं, तो मैं आपको अपने शब्दों में डायरेक्ट इसका आंसर ही बता देता हूँ। चलिए, अगर हम बीओडी की बात करते हैं तो बीओडी का जो सही अर्थ है वो क्या है? चलिए, पहली बात तो बीओडी क्या है? ये किसी भी जल की अशुद्धि के स्केल को जांच करने का एक क्या है, एक तरीके से टेस्टिंग आप लोग बोल सकते हो। तो बीओडी में बी का मतलब है बायोकेमिकल, और ओ का मतलब आपका बच्चों क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, और डी का मतलब आपका क्या है? डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन, अगर चारों ही ऑप्शन हम देखते हैं, कहीं पर भी मैचिंग नहीं होती है। बी का मतलब है बायोकेमिकल, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, और डी फॉर क्या है? डिमांड। तो आप ये कह सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी जल प्रदूषण के स्तर को नापने की एक टेक्निक है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। 12 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? ऐसा कौन सा पोल्यूशन है जिसकी वजह से तेजाबी यानी कि अम्लीय वर्षा होती है? एक आपको दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, एक आपको दिया है कार्बन के कण, एक आपको दिया गया है धूल के कण, एक आपको दिया गया है पेस्टिसाइड्स के कारण। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन के कणों के कारण, धूल के कणों के कारण, एक आपको दिया गया पेस्टिसाइड के कारण। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही विकल्प की। तो अगर मैं बात करता हूँ सही विकल्प की, डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। यहाँ पर SO2 आपका पूर्ण रूप से बच्चों क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा का जो सबसे प्रमुख कारण है बच्चों वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। हालांकि NO2 की भी कुछ मात्रा होती है, लेकिन अगर हम मेन रीज़न की बात करते हैं तो SO2 उसका मेन रीज़न है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के प्रदूषण का मुख्य कारण बच्चों क्या है? एक आपको दिया गया है खनन, एक कृषि उद्योग दिया गया है, एक तापीय ऊर्जा के प्लांट दिए गए हैं, एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मृदा प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? खनन, कृषि उद्योग, तापीय ऊर्जा संयंत्र, एक आपको डी यहाँ पर दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो 4 सेकंड से ज़्यादा का समय भी हम लोग इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो डी बच्चों आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। खनन के कारण मिट्टी के अंदर कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण होता है। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। ध्वनि प्रदूषण होता है, जो ध्वनि प्रदूषण है बच्चों वो होता है, एक आपको दिया है किस रूप में हम मापते हैं? फेदम के रूप में, डेसिबल के रूप में, टन के रूप में, या किलोग्राम के रूप में। जो ध्वनि प्रदूषण है उसके जो नापने की यूनिट है, स्केल है, उसको क्या कहा जाता है? फेदम कहा जाता है, डेसिबल कहा जाता है, टन कहा जाता है, या फिर आपको किलोग्राम कहा जाता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आई थिंक 4 सेकंड का जो बच्चों आपको समय दिया गया था वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों को करना क्या है? एक सही आंसर की तरफ बढ़ जाना है। चलिए सही आंसर की हम बात करते हैं। तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसको हम फेदम में नहीं नापते हैं, टन में भी नहीं नापते हैं, किलोग्राम में भी नहीं नापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को सदैव हम किस रूप में नापते हैं? डेसिबल के रूप में मानते हैं।
और आपका अगर हम बात करते हैं कितने डेसिबल का जो साउंड है उसे हम नॉर्मल मानते हैं, कितना साउंड ऐसा है जिसको हम पोल्यूशन की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। देखिएगा जो नॉर्मल साउंड होता है बच्चों वो आपका एकांत में 55 डेसिबल तक होता है, किसी भी कॉलोनी में लगभग 65 डेसिबल होता है, और किसी भी कॉमर्शियल इलाके के अंदर या ट्रैफिक एरिया के अंदर वो लगभग कितना होता है 80 डेसिबल होता है। लेकिन जो हमारे कान है बच्चों वो 80 डेसिबल तक का जो साउंड है उसे नॉर्मली समझ सकते हैं, उससे ऊपर का जो साउंड है उसको हम किस रूप में मानते हैं, ध्वनि प्रदूषण के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम एडजस्ट करते हैं, बाकी इससे ऊपर उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चों यहाँ पर आपका बी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ध्वनि प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, पुतली का फैलाव, हृदय गति में वृद्धि, रक्त नलिकाओं में सिकुड़न, एक होता है डी उपरोक्त सभी। यदि किसी स्थान पर 120-100 डेसिबल से ऊपर का साउंड चला दिया जाए किसी म्यूजिक सिस्टम की सहायता से या किसी मशीन की सहायता से, उसका प्रभाव मानव के शरीर पर डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन आपको बताना है कि वो इफेक्ट क्या है, वह इफेक्ट क्या है आपका। चलिए आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों, तेजी के साथ आंसर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए 4 सेकंड तो आई थिंक कंप्लीट हो गई है। ए आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। जैसे ही आप साउंड बढ़ाते हो या ज़्यादा हाई साउंड है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है, आपके हृदय की गति पर पड़ता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। किस स्तर का ध्वनि प्रदूषण देखिए, किस स्तर का खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। लगभग कितने डेसिबल का साउंड आपको खतरनाक ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में रखना होगा। एक है 30 डेसिबल से अधिक, एक आपको दिया गया 35 से 60 डेसिबल, एक दिया गया 120 से अधिक डेसिबल, एक आपको दिया गया 120 से 150 डेसिबल। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट नहीं कराएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। चलिए बच्चों सही विकल्प की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ए आपको दिया गया है 30 डेसिबल से अधिक, ये आपका गलत है। बी भी गलत है, ये तो बहुत लो साउंड है दोनों ही। तो अब आपका डी भी गलत हो जाता है। यदि सही विकल्प की हम बात करते हैं 120 डेसिबल से अधिक कितना भी डेसिबल हो उसको हम हमेशा एक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है बच्चों। ऊर्जा का पुनः चक्रण किसके माध्यम से होता है, उसका स्रोत क्या है। एक है जीवाश्म ईंधन, एक सौर ऊर्जा, एक है धातु, एक है ए व ब दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत क्या है, ऊर्जा को दोबारा से रिसाइकिल करने का जो स्रोत है वो बच्चों क्या है। चलिए अरे 4 सेकंड में बताइएगा आंसर, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लेना है। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये अपने आप स्वतः ही गलत हो जाता है। ऊर्जा का जो पुनः चक्रण है, देखिएगा जो सूर्य की ऊर्जा है उसे हम किसी भी रूप में खर्च नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, केवल उसका क्या होता है बच्चों, चक्रण होता है। आज हमारी बॉडी के अंदर है, बॉडी से किसी दूसरी चीज़ वातावरण में चली जाएगी, किसी तीसरी चीज़ में चली जाएगी। तो जो सूर्य की ऊर्जा है उसका केवल एक चक्रण होता है, रूपांतरण होता है। कभी भी सूर्य की जो एनर्जी है वह खर्च नहीं होती है, बस उसका चक्रण होता रहता है, रूप बदलता रहता है। तो इसलिए आपका बी ठीक है यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। सबसे अधिक स्वच्छ जल किस में पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी पर जल की बात करें तो जल के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे समुद्र भी है, सागर भी हैं, और आप लोगों के नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, सभी पानी के स्रोत हैं। लेकिन ऐसा कौन सा स्रोत है जहां से हम सर्वाधिक स्वच्छ जल को प्राप्त कर सकते हैं। एक आपको दिया गया है झील व झरने, एक आपको दिया गया है भूमिगत जल, एक दिया गया पोलर हिम एवं ग्लेशियर, एक आपको डी दिया गया नदी। निम्नलिखित 4 में से सबसे ज़्यादा जो शुद्ध पानी होता है बच्चों वो किसका होता है, ये आपको 4 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट कर देना है।
चलिए बच्चों तेजी के साथ कमेंट कीजिएगा। बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो बच्चों यहाँ पर आपका ए गलत है, क्योंकि झील और झरने के पानी में भी काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं। भूमिगत जल की तो कुछ बात हम कर ही नहीं सकते, कुछ नल आपके अशुद्ध पानी देंगे, कुछ शुद्ध पानी देंगे, उसमें भी हमेशा क्या होती है, आपकी अशुद्धियाँ होती हैं। एक डी आपको दिया गया नदी, क्योंकि नदी में भी प्रदूषण हो सकता है, तो ये भी बहुत गंदी होती है, इसका पानी सबसे स्वच्छ नहीं होता है। अब बात करते हैं हम पोलर हिम और ग्लेशियर। जब किसी पर्वत के ऊपर कोई बर्फ़ है, यानी कि वो समुद्र की भाप आकर वहाँ जम गई है, लेकिन जब वो पिघल कर आएगी तो वो सबसे ज़्यादा फिल्टर होगा। तो बच्चों इसलिए ग्लेशियर के कारण हम कह सकते हैं कि 18 का सी आंसर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मृदा संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? मृदा संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? जो बच्चों मिट्टी की कटाई हो रही है, मिट्टी जो धीरे धीरे घुलकर बह रही है, कट रही है, या तटीय क्षेत्र हैं हमारे उनमें कमी आ रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है मृदा संरक्षण, यानी कि मिट्टी का कटना। तो उसका बच्चों सबसे बड़ा कारण क्या है? वन आच्छादन, यानी कि वनों का भरा हुआ होना, निर्वनीकरण, यानी कि वनों का निर्वनीकरण, यानी कि वनों का कम होना। एक उपरोक्त में से कोई नहीं, एक आपको दिया गया है डी, ए व ब दोनों। चलिए मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसका मुख्य कारण बच्चों क्या है? चलिए तेजी के साथ आंसर बताइएगा सभी बच्चे। बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। निर्वनीकरण का मतलब वनों का कम होना। जब आपके वन कम हो जाएंगे तो जो मिट्टी का कटाव है उसका परसेंटेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। चलिएगा भाई 20 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में सर्वाधिक कोयला किन देशों के पास में है, ये आप लोगों को बताना है। एक आपको दिया गया भारत, चीन, पाकिस्तान, एक चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं नेपाल, एक सी दिया गया है चीन, अमेरिका एवं रूस, एक बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित में से कोई नहीं। दुनिया के जो देश दिए गए हैं उनको ऑर्डर में लगाया गया है। आप लोगों को ये बताना है कि सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ पर होता है, उससे कम कहाँ पर होता है, और तीसरा जो सबसे कम है वो कहाँ पर होता है। सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलो ए यहाँ पर बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है, और सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और जो डी है ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। चीन और ऑस्ट्रेलिया एवं नेपाल के अंदर कोयला क्या है? अरे भाई थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी गलती कर बैठे हैं, तो हम क्वेश्चन को दोबारा ले लेते हैं। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत नहीं है, ये गलत है आपका। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक चीन करता है, इसका मतलब बी या सी में से एक आपका क्या हो जाना है? ठीक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कहीं तक भी नहीं है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। सबसे ज़्यादा कोयला चीन में होता है, उससे कम अमेरिका में होता है, और उससे कम बच्चों कहाँ पर होता है? रूस में होता है। आई थिंक आपको क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज पदार्थ है वो कौन सा है बच्चों? एक आपको दिया गया है कोबाल्ट, एक दिया गया है मैग्नीज, एक आपको दिया गया है बच्चों तांबा, और एक डी उपरोक्त सभी। जो समुद्र की तली होती है, समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा, और एक बच्चों डी दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए भाई तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। फास्टली रिप्लाई कराइएगा सभी बच्चे। गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में बच्चों क्या पाया जाता है? यहाँ पर आपका डी गलत है, सी भी पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है। सर्वाधिक मात्रा में किसी भी गहरे समुद्र के अंदर पाया जाने वाला जो खनिज पदार्थ है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? कोबाल्ट कहा जाता है। चुंबक बनाने में और बहुत सारे उपकरण बनाने में मशीन के इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? सबसे कम खर्चा कर यदि हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं तो वो स्रोत आपका क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है बच्चों? तेजी के साथ बताइएगा।
ए आपको दिया गया है सौर ऊर्जा, एक आपको दिया गया है बी नाभिकीय ऊर्जा, एक आपको दिया गया है तापीय ऊर्जा, एक बच्चों दिया गया है जल विद्युत ऊर्जा। इन चारों ऊर्जाओं में से कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो ऊर्जा आपकी सबसे सस्ती है? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत किसको कहा जाता है? अरे भाई बहुत अच्छे, सभी बच्चों के, अधिकांश बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम सही आंसर की बच्चों। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी पूर्ण रूप से आपका गलत है और बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। चलिए सौर ऊर्जा यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? पूर्ण रूप से सही है, यही आपको ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बच्चों क्या है? एक आपको दिया गया है टाइडल ऊर्जा, एक आपका नाभिकीय ऊर्जा, एक बायोमास ऊर्जा और एक डी विकल्प आपको दिया गया है हाइड्रोजन ऊर्जा। भविष्य का अगर हम बात करें बच्चों, भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? टाइडल है, नाभिकीय ऊर्जा है, बायोमास है या हाइड्रोजन है। चलिए चलिए आप लोगों को लगभग 4 सेकंड लगानी है और उसी के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। यदि हम भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य में प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन होगा और गैर परंपरागत स्रोत यानी कि मनुष्य का बनाया हुआ, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। सब्जी, फल, ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि साइंस की, एग्रीकल्चर की आपको 4 ब्रांच दी गई है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी ब्रांच है बच्चों जिसके अंदर हम सब्जी, फल आदि का जो है अध्ययन करते हैं? ये आप लोगों को बताना है। एक आपको बताया गया है सिल्वीकल्चर, एक आपको बताया गया हॉर्टिकल्चर, एक बताया गया एपीकल्चर, एक बताया गया पीसीकल्चर। चलिए चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सब्जी, फल, ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने के लिए हम कौन सी विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं? सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, एक आपको डी दिया गया है पीसीकल्चर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और डी आपका ये मत्स्य पालन से संबंधित है, ये भी आपका गलत है। साग सब्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसका अध्ययन बच्चों हमेशा किस में किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज की जो क्लास है बच्चों वो लगभग आपकी 25 क्वेश्चन की होने वाली है और आई थिंक ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी जो क्लास है वो ऑफ कर दी जाएगी। सभी बच्चे क्लास को एग्जिट करने से पहले एक बार वंदे मातरम का जयकारा भी लगाएंगे और प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। चलिए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की बच्चों। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहा गया है? दुनिया को एशिया की जो सबसे बड़ी देन है वो क्या है? एक आपको दिया गया है विकल्प गेहूं ए विकल्प के रूप में, एक आपको बी दिया गया है गन्ना, एक बच्चों सी दिया गया है चावल, एक आपको डी दिया गया है ज्वार। पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में एशिया के द्वारा एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और पूरी दुनिया के अंदर उस फसल के फैलने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो एशिया महाद्वीप है, इसीलिए गिफ्ट ऑफ एशिया कहा गया है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। तो आपके पास यहाँ पर कितने विकल्प है बच्चों? 4, यानी कि एक गेहूँ आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, चावल यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? सही आंसर है। गिफ्ट ऑफ एशिया के नाम से चावल को जाना जाता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। आज की क्लास बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। कल की जो क्लास थी वो लाइव हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में उसको हमारे चैनल पर डाला गया है। सभी बच्चे कल वाली क्लास का ज़रूर अध्ययन करें और हमारे चैनल की जो वीडियोज़ है सभी बच्चों को इतना कोऑपरेट करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में आप लोगों को उसको शेयर करना है, अधिक से अधिक बच्चों को चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करना है, ताकि हमारी जो पढ़ाई है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी
मात्रा में बढ़ जाइए। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। शुभ रात्रि सभी छात्रों को मेरी तरफ से।